Hello everyone, welcome to my channel PCS Kranti. Hope you all are doing good. हम इस क्लास में राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं जिसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आज की क्लास में हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना हमारे प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस क्रांति को ज्वाइन करें। हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु। फिर हम प्रस्तावना के तत्व देखेंगे और उसके बाद प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का डिस्कशन करेंगे। प्रस्तावना का हमारे संविधान में महत्व क्या है, प्रस्तावना संविधान के एक भाग के रूप में और प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है या नहीं, हम इसको भी लास्ट में देखेंगे। प्रस्तावना, हम जानते हैं प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ था। नेहरू जी ने 9 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था जिसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अप्रूव किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल बनता है। प्रस्तावना संविधान का सार होता है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। एन.ए. पालिकीवाला जी ने प्रस्तावना को संविधान के पहचान पत्र के रूप में बताया है। हम प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखते हैं जो शुरू होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रियम्बल में हम देखते हैं कि हमारा जो भारत है उसका जो नेचर है वो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हमारा प्रियम्बल हमें 3 प्रकार के न्याय प्रोवाइड करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। तो स्वतंत्रता के 5 प्रकार हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समानता दो प्रकार की है, एक तो प्रतिष्ठा या फिर इसको हम गरिमा भी बोल सकते हैं, दूसरा है अवसर की समानता।
और एक प्रकार की बंधुता। तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है या फिर कितने प्रकार की समानता प्रोवाइड की गई है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा फैक्ट पूछा जा सकता है वो है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 है। आगे हम देखते हैं संविधान संविधान में प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, जिसमें पहला हमारा है संविधान के अधिकार का स्रोत, जो कि हमें पता है कि संविधान की प्रस्तावना में हमारा प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना अपनी शक्ति भारत के लोगों से अधिगृहित करती है। दूसरा तत्व है हमारा भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। लास्ट हमारा संविधान के लागू होने की तिथि, यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। आगे हम देख लेते हैं संविधान में प्रमुख शब्द। पहला शब्द है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता का बेसिक सा मतलब है कि कोई भी कंट्री अपने एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स में फ्री है या नहीं है। अगर कोई कंट्री अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामले खुद से डिसाइड कर रही है तो वो संप्रभु है। भारत बाह्य रूप से संप्रभु है क्योंकि वह किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है, और भारत आंतरिक रूप से भी संप्रभु स्वतंत्र सरकार होती है जो सीधे लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों पर शासन करने वाले कानून बनाती है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। एक संप्रभु देश के रूप में भारत एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी अन्य देश को कोई हिस्सा दे सकता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसमें आर्थिक व सामाजिक प्रणालियां सम्मिलित हैं। इसकी विशेषता उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है, जो निजी स्वामित्व के विपरीत है। समाजवाद में मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद समाजवाद का ही एक रूप है जिसमें निजी स्वामित्व की आलोचना की गई है। और इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया समाजवादी तत्व नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 में निहित है, लेकिन 42वें संशोधन ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। समाजवाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। हमारे यहाँ कुछ उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है तथा कुछ उत्पादन के साधन सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए हमारा संविधान मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया हुआ मिश्रित आर्थिक मॉडल एक सामाजिक दर्शन के रूप में समाजवाद सामाजिक समानता और बराबरी पर अधिक बल देता है। हमारा जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला जो हमारा शब्द है वो है पंथनिरपेक्ष। हम देखते हैं राज्य 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला हमारा नास्तिक राज्य है,
जो धर्म विरोधी राज्य होता है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करता और ना ही किसी धर्म को सपोर्ट करता है। दूसरा हमारा नास्तिक राज्य हो गया। दूसरा हमारा है सैद्धांतिक राज्य। ऐसे राज्य जिनका अपना विशेष धर्म होता है उन्हें हम सैद्धांतिक राज्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा पाकिस्तान हो गया जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका। तीसरा जो हमारा राज्य होता है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसे पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं। ऐसे राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहते हैं और उनका अपना कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, जैसे कि हमारा भारत। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। सर्वोच्च न्यायालय 1974 के द्वारा अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य का निहित रूप से उल्लेख किया गया था। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपनी पसंद के धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह निर्णय सार्वभौमई और अन्य बनाम भारत संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जो संवैधानिक आधार है, हम देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष की झलक हमें कहाँ-कहाँ दिखती है। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना में हम देखते हैं, फिर अनुच्छेद 14, 15, 16, 25 से 28, 29, 30, 44, 325 आदि में दिखते हैं। ये हमारा हो गया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, जिसमें हम पंथ निरपेक्ष की झलक देखते हैं। 44 हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबके लिए एक जैसा कानून बनाएगी। आर्टिकल 325 में इलेक्शन कमीशन है। धर्मनिरपेक्षता बुनियादी संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। अगला जो हमारा शब्द है वो लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में होते हैं जो खुद मिलकर सारे डिसीजन, जहां पर जनता स्वयं सारे डिसीजन को करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 तत्व होते हैं। एक है जनमत, जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम सोचते हैं, जैसे हमारा एक कानून है 3 तलाक, जिसको पारित होना है, तो यहाँ पर जनता खुद इकट्ठा होगी, वो वोट करेगी कि इस कानून को पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए। तो इस तरह जनमत वह तरीका है जिसके जरिए सीधे मतदान द्वारा विधायी व्यवस्था तय होती है। दूसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो हमारा तत्व है वो उपक्रम है। यह वो तरीका है जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे हमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई कानून चाहिए जनता को, तो जनता खुद विधानमंडल में इस कानून के लिए सरकार को बोलेगी कि ऐसा इस तरह का कानून हमारे लिए पारित होना चाहिए। तीसरा है बुलाना, जिसको हम रिकॉल भी बोलते हैं। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधानमंडल में भेजती है, वो अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो वो उनको वापस भी बुला सकती है, जिसको बुलाना बोलते हैं। चौथा है हमारा जनमत से निर्णय।
इसमें सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ली जाती है। सामान्यतः इसका प्रयोग क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए किया जाता है। तो पहला है हमारा जनमत, या इसे परिपृच्छा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेफरेंडम बोलते हैं। दूसरा है हमारा उपक्रम, इसको पहल भी बोलते हैं, इनिशिएटिव, जहां जनता खुद इनिशिएटिव लेती है कि हमें ये कानून को पास करवाना है। तीसरा हमारा प्रत्यावर्तन या फिर बुलाना, जिसे रिकॉल भी कहते हैं, कि अगर प्रतिनिधि जनता के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो उन्हें वापस भी बुलाया जा सकता है। चौथा है हमारा जनमत से निर्णय, जिसे प्लेबिसाइट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें जैसे हमारा जब बंटवारा हो रहा था देश का, तो वहां पे प्लेबिसाइट करवाया गया था कि कौन से लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, कौन से लोग भारत में रहना चाहते हैं। जनरली इस तरह के मुद्दों के लिए प्लेबिसाइट करवाया जाता है। दूसरा जो हमारा लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। उसके बाद प्रतिनिधि संसद में बैठकर जनता के लिए निर्णय और नियम बनाते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक संसदीय, दूसरा अध्यक्षीय। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव होता है। तो संविधान ने सरकार का वह एक रूप स्थापित किया है जो लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। और भारतीय प्रस्तावना में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है। शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं और उनके प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक में शामिल है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक कि वह सामाजिक लोकतंत्र की बुनियाद में न हो। सामाजिक लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। सामाजिक लोकतंत्र में स्वतंत्रता आता है, समानता आता है व बंधुत्व आता है। भारत का प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसमें आवधिक चुनाव आते हैं, कानून का शासन आता है, स्वतंत्र न्यायपालिका आती है, किसी आधार पर भेदभाव नहीं। अगला जो हमारा शब्द है वो है गणतंत्र। लोकतांत्रिक राजनीति को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक है राजशाही, जो कि ब्रिटेन में चलता है, और दूसरा है गणतंत्र, जैसे कि यूएसए और भारत फॉलो करते हैं। गणतंत्र का अर्थ है लोगों में राजनीतिक संप्रभुता निहित करना। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव उन प्रतिनिधियों द्वारा होता है जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है और सभी सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुले होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी सदस्य लड़ सकता है। प्रजातांत्रिक गणराज्य, राज्य के लिए निर्वाचित मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जैसे कि भारत की राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारतीय गणराज्य, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगला शब्द है हमारा स्वतंत्रता। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्श वाक्य फ्रांसीसी क्रांति में निहित है। निजी व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करना स्वतंत्रता का मेन गोल होता है। प्रस्तावना सुरक्षित करती है
5 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमने देखे थे: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, उपासना और पूजा की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि जो पसंद है उसे करने का लाइसेंस। संविधान में वर्णित सीमाओं के भीतर प्रयोग करना स्वतंत्रता का अर्थ है। स्वतंत्रता रिस्ट्रिक्टेड होती है। स्वतंत्रता जे.एस. मिल ने 2 तरह की स्वतंत्रता बताई है। एक है ऑटो जो स्वयं से रिलेटेड होती है, दूसरा है अदर रिलेटेड। इसमें इस फील्ड में तो सबको स्वतंत्रता होती है, लेकिन जो जो काम दूसरे से रिलेटेड होते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारा मन कुछ खाने को हो रहा है तो वो हमें खाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसी चीज को दूसरे, जैसे हम म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर हमने ईयरबड्स लगा रखा है तो वो किसी और को हार्म नहीं कर रही है, तो इसमें हमें पूरे तरीके से आजादी है कि हम म्यूजिक सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम म्यूजिक बिना ईयरबड्स के सुन रहे हैं और वो दूसरों को परेशान कर रहा है तो यहाँ पर हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो स्वतंत्रता का अर्थ जो पसंद है उसे करने का लाइसेंस ही नहीं होता, बल्कि वह दूसरों को हार्म ना करे, हमें ये भी ध्यान देना होता है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता अंतिम नहीं है, लेकिन ये योग्य है। सकारात्मक स्वतंत्रता, हमारा जो संविधान है वो सकारात्मक स्वतंत्रता को फॉलो करता है कि कोई केवल समाज में स्वतंत्र हो सकता है और इसके बाहर नहीं। इसलिए यह कार्य करने की संभावना है कि इस तरह से कार्य करने का तथ्य है कि वह अपने जीवन को नियंत्रित कर सके और अपने मौलिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता में इसका संबंध हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, न कि समाज की स्थितियों से, अर्थात बाधाओं, अवरोधों या सीमाओं का न होना। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसे काम होते हैं जो एक व्यक्ति के रूप में उसके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, जैसे कुछ सरकार हमारी कुछ चीजों पर सीमाएं लगाती हैं, तो उससे रिलेटेड है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है समानता। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अभाव, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए पर्याप्त अवसर। प्रस्तावना सुरक्षित करती है स्थिति और अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 में हमने देखा है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये नागरिक समानता है। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का अंत, ये हमारे मौलिक अधिकार। जिसमें समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, समानता को सुनिश्चित करता है। समानता 3 टाइप की है। राजनीतिक समानता, अनुच्छेद 325 में धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव। आर्थिक समानता में 39 पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये हमारे आर्थिक समानता को सुनिश्चित करती है, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के समानता है। राजनीतिक समानता, जिसमें आर्टिकल 325 और 326 आते हैं। आर्थिक समानता, नीति निर्देशक तत्व 39 में दिया गया है। और नागरिक समानता, जो मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार 14 से 18 के दिया गया है। अगला जो हमारा शब्द है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। हमारे यहाँ जो नागरिकता प्रोवाइड की जाती है
वो एकल नागरिकता है जो कि है भारत की नागरिकता। इसके अलावा हम यूएसए में देखें तो वहाँ पर एक राज्य की नागरिकता होती है, एक देश की। तो वहाँ का नागरिक तो पहले तो वो राज्य का नागरिक होता है और फिर वो देश का भी नागरिक होता है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता प्रोवाइड की जाती है जो कि भारत की नागरिकता होती है। 51A में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा, जिसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है और भारत की एकता और अखंडता। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। अखंडता को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया है। मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्यों में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करती है। बंधुत्व हमें कहाँ देखने को मिलता है? पहले तो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलता है, उसके बाद हमें मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्य में और नीति निर्देशक तत्वों में। जो राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों आयामों को समाहित करता है। अगला वर्ड है हमारा न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तीसरा हमारा सामाजिक न्याय है और तीसरा हमारा राजनीतिक न्याय है, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। हम देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं को परिलक्षित करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की भविष्य फल है। हम देखते हैं प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण संविधान के लिए मार्गदर्शक है और संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। विधायी या कार्यकारी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में मदद करती है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया है।
प्रस्तावना में राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के स्वरूप को निर्धारित करती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक क्रांति के अलावा और कोई नहीं बदल सकता। ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जी ने बोला है। उनके अकॉर्डिंग प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। हम देखते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। बेरुवारी यूनियन मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवारी मामले में ये निष्कर्ष निकलता है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना के अत्यधिक महत्व को स्वीकार किया गया। इसके पहले के निर्णय बेरुवारी मामला 1965 को खारिज कर दिया गया। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया 1965 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है या संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, प्रस्तावना से विधायिका को कोई शक्ति नहीं मिलती। दूसरा, ये गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, और प्रस्तावना गैर न्यायिक है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना की संशोधनीयता। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं? केशवानंद भारती मामले 1973 में इसका निपटारा किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी यूनियन मामले 1960 में अपने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के संशोधन से संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए हैं। मूल प्रस्तावना ने राज्य को संप्रभु, लोकतांत्रिक,
गणराज्य के रूप में वर्णित किया है। अब यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य पढ़ा जाता है। थैंक यू एवरीवन। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पीसेस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।